अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। टॉपिक आपके सामने मैं शेयर करने जा रहा हूँ, इज इन फ्रंट ऑफ यू। फिस्कल पॉलिसी। हमने देखना है कि फिस्कल पॉलिसी की डेफिनेशन क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके टूल्स क्या हैं। तो उम्मीद है कि आप सब लोग जो हैं गौर से देखेंगे और एंड तक मेरे साथ रहेंगे। ये डेफिनेशन है फिस्कल पॉलिसी की। सैमुअलसन के मुताबिक फिस्कल पॉलिसी is concerned with all those activities which are adopted by government to collect revenues and make expenditure so that economic stability could be attained without inflation and deflation। बड़ी comprehensive definition है। उसके कहने का मतलब है वो तमाम काम जिसमें गवर्नमेंट पैसे इकट्ठे करने के लिए कुछ करे, रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए करे, जैसा कि वो टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करती है, फीस जुर्माने वगैरह, और एक्सपेंडिचर करती है, लाइक हॉस्पिटल बनवा दिए, सड़कें बनवा दी, डैम्स बनवा दिए वगैरह वगैरह ना। तो दो ही काम होते हैं ऐसे तमाम काम जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करने के लिए और रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए करती है बगैर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के, उसे फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। तो आपको डेफिनेशन क्लियर होगी है फिस्कल पॉलिसी की? जी सर। ओके। डेफिनेशन के बाद हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। भाई क्या मकसद होते हैं, क्यों आखिर फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट को लगानी पड़ती है? ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, यानी इकोनॉमी आपकी बढ़े, पहले से ज्यादा हो, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्रिएट हो, लोगों को रोजगार मिले, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उनका सही मतलब एलोकेशन हो, इंक्रीजिंग रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, जैसे 2015 का फैक्ट फिगर मेरे पास था तो उसमें इन्वेस्टमेंट 6.5% से बढ़ी थी, तो इसी तरह इससे भी ज्यादा बढ़नी चाहिए। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, और ऐसे इकदाम जिसमें जो वेल्थ और इनकम की इनइक्वालिटी है, ना बराबरी है, वो खत्म हो, उसे कम होना चाहिए, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहिए। ये किसी भी फिस्कल पॉलिसी के मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम आगे चलेंगे और हम इसके टूल्स की बात करेंगे। टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी आपके सामने आ रहे हैं। टूल्स में आप देखें, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, गवर्नमेंट अखराजात करती है तो लोगों को रोजगार मिलता है। वो जब अखराजात करती है, फिर एक टूल होता है गवर्नमेंट के रेवेन्यू के हवाले से और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के हवाले से। मतलब ये दो दूसरा टूल है। रेवेन्यूज का मतलब यही है कि गवर्नमेंट जो है ना टैक्सेस कलेक्ट करती, टैक्स रेवेन्यू है, तो ये क्या करता है, ये गवर्नमेंट के रेवेन्यू इससे कलेक्ट होते हैं। और इसके अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे होता है, जैसे फीस या फाइन वगैरह, ये भी गवर्नमेंट के रेवेन्यू में जाती है। ठीक है। इसी तरह गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किस चीज पे करती है? एक तो वो डेवलपमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर करती है, दूसरा वो नॉन डेवलप्ड एक्सपेंडिचर भी करती है, जो आर्जी तौर पे लोगों को नौकरियां, जॉब्स या शॉर्ट टर्म एक्सपेंस करके एक्सपेंडिचर करती। तो दो चीजें, टूल्स, दो बेसिक टूल होते हैं, एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट काम करके होते हैं। गवर्नमेंट के रेवेन्यूज टैक्स और नॉन टैक्स कलेक्शन से गवर्नमेंट के खजाने भरते हैं, उसके रेवेन्यूज आते हैं। तो उम्मीद है कि आपने इन टूल्स को देखा होगा और समझा होगा। एक गवर्नमेंट बजट बनाती है साल का, और 5 साल का एक बजट बनाती है, जिसमें गवर्नमेंट ये प्लान करती है कि उसने अगले साल में या आने वाले 5 सालों में उसने बजट कहाँ कहाँ पे लगाना है, किस सेक्टर को कितना एलोकेट करना है,
किस सेक्टर में कितने पैसे लगाने हैं, एनर्जी में कितने लगाने हैं, हेल्थ पे कितने लगाने हैं, एजुकेशन पे कितने लगाने हैं, और उसी बजट के मुताबिक गवर्नमेंट जो है आगे एक्सपेंडिचर प्लान करती है कि उसने कहाँ कहाँ पे जो है ना उस बजट को, उस रुपए पैसे को उसने लगाना है, और अगर बजट कम है तो कहाँ कहाँ से लोन लेने हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स की बात कर लें सबसे पहले, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज द स्पेंडिंग मेड बाय गवर्नमेंट टू अचीव फिस्कल ऑब्जेक्टिव्स। फिस्कल जो उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको हासिल करने के लिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स करती है, एंड इंक्रीज द जनरल वेलफेयर ऑफ द पीपल, और लोगों की आम फलाह बहबूद को बढ़ाती है। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दी स्पेंडिंग इज टू वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। तो इसका बुनियादी मकसद ही सोसाइटी की वेलफेयर करना होता है। अगर 2016 की बात करें तो ये एक्सपेंडिचर थे उस वक्त पाकिस्तान के, ठीक है, 4,451 बिलियन। तो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स इस तरह गवर्नमेंट करती ताकि पब्लिक की वेलफेयर हो सके। उम्मीद है कि आपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में आइडिया लिया होगा। मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स की टाइप्स को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। डेवलपमेंट और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। तो इनकम फॉर डेवलपमेंट पर्पस, वो एक्सपेंडिचर जो डेवलपमेंट मकासद के लिए होते हैं, वो आपको पता है कि वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं। और इसमें शामिल होते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग प्रोजेक्ट्स, इसमें शामिल होते हैं जो डेवलपमेंट के होते हैं, जैसे इरिगेशन हो गया, मतलब कनाल्स, रिवर्स वगैरह। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट के लिए सड़कें वगैरह, या अगर रेलवे लाइंस बिछानी होती तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। कम्युनिकेशन है, जैसे कम्युनिकेशन के लिए कोई वो बिछाते हैं लाइंस वगैरह टेलीफोन की या इंटरनेट की। इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है, ये भी लॉन्ग टर्म है और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं। रेलवे, सोशल वेलफेयर, हेल्थ प्रोजेक्ट्स, एजुकेशन स्कीम्स, एड ऑन प्रोजेक्ट्स ऑफ वाटर, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये सारे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं और ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी कि गवर्नमेंट किस किस तरह, कौन कौन से प्रोग्राम्स के अंदर वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स करती है। अगर आप आगे हम चलते हैं, नॉन डेवलपमेंट या फिर करंट एक्सपेंडिचर्स भी इनको कहते हैं। इसमें शामिल होते हैं एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन डे टू डे फंक्शनिंग, मतलब डिफेंस के ऊपर रोज बरोज अखराजात आ रहे हैं, इकोनॉमिक कम्युनिटी या सोशल सर्विसेज के लिए रोज रोज बरोज एक्सपेंडिचर आ रहे हैं, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, तो उस पे रोज बरोज डेली यानी वो अखराजात होते हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अखराजात आते हैं, डेट सर्विसिंग पे होते हैं, और गवर्नमेंट सब्सिडीज वगैरह जो देती है आए रोज। तो इसको ये नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी कहलाते हैं, और करंट एक्सपेंडिचर्स भी इन्हीं को हम कहते हैं। ये फिस्कल पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपने देखा। जहाँ कहीं आपको कहीं प्रॉब्लम आए तो आपने अपने माइक ओपन करके मुझसे लाजमी तौर पे पूछ लेना है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स फाइनेंस कहाँ कहाँ से होते हैं? अब गवर्नमेंट ये अखराजात करती कहाँ कहाँ से, गवर्नमेंट के पास कौन सा पैसा आता है? तो इंटरनल सोर्स है सबसे पहले। इंटरनल सोर्सेस के अंदर इसमें रिकवरीज ऑफ एडवांसेस है, यानी जो लोन दिए होते हैं वो वापस लेती है गवर्नमेंट, एंड लोन्स फ्लोटिंग, और जो चल रहे होते हैं लोन, और उसके अलावा परमानेंट डेट जो होते हैं या सेविंग स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की, ये होते हैं। उससे वो उनके पास कैश भी होता है, लोन्स भी होते हैं, एडवांसेस भी होते हैं, उससे अपने अखराजात गवर्नमेंट चलाती है। नेक्स्ट एक्सटर्नल कुछ सोर्सेज होते हैं, बिरोनी सोर्सेज होते हैं जिससे गवर्नमेंट अखराजात करती है। जैसे कोई फॉरेन एड की बात कर लें, विच इंक्लूड्स प्रोजेक्ट एड भी कह लें, टेक्निकल एड होती है, ग्रांट्स होती हैं, जैसे यूएस हमारे यूएस हैं, उससे क्या करते हैं, प्राइमरी तक एजुकेशन को बजट देते हैं और उनके पेपर शेपर लेते हैं। पैक पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन को अरबों का मतलब वो फंड मिलता है, यूएस एड से मिलता है। इसके अलावा और भी एड आती है, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान से, कंसोर्शियम ऑफ पाकिस्तान से, आईएमएफ से, ठीक है, वर्ल्ड बैंक से, इस तरह के अदारों से भी एड आती है। तो इससे ये भी एक गवर्नमेंट का सोर्स होता है जहां से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपने कामों के लिए
या पब्लिक वेलफेयर के लिए कर सकती है। उम्मीद है कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। नो मैं आपको बताऊं, टैक्स जो है, डायरेक्ट टैक्सेस की टाइप्स होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैं पहले डायरेक्ट टैक्सेस की आपसे बात करना चाहता हूं कि डायरेक्ट टैक्सेस से भी गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू इकट्ठे करती है। डायरेक्ट टैक्सेस में आप देखें होता क्या है, इज द टैक्स दैट इज डायरेक्टली पेड बाय द पर्सन ऑन होम इट इज इम्पोज्ड। जिस पे टैक्स लगाया जाए वो डायरेक्टली पे करता है, वो क्या करता है, वो डायरेक्टली पे करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, ठीक है। और उसकी रेशियो जो है 0.8% है। अब डायरेक्ट टैक्स के बेनिफिट क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या होती है, ये इकोनॉमिकल होता है, यानी ज्यादा कॉस्ट नहीं आती इसकी कलेक्शन पे। फेयर होता है कि डायरेक्ट आप उससे ले रहे हैं, दरमियान में कोई ऐसा नहीं। और इलास्टिसिटी इसमें होती है यानी लचक होती है, कम ज्यादा हो सकता है। डिसएडवांटेजेस ये है कि ये लमसम अमाउंट होती है और इससे लोग बचने की कोशिश करते हैं, इवेजन करते हैं, और आर्बिट्रेरी होता है, ठीक है, आर्जी होता है, कभी होगा कभी नहीं होगा। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस थे। आपने देखा डायरेक्ट टैक्सेस के, ये गवर्नमेंट रेवेन्यू का एक अहम हिस्सा है। डायरेक्ट टैक्सेस के अलावा यू नो बट के आगे मैं आपको टाइप्स की बात करता हूँ। डायरेक्ट टैक्सेस के टाइप्स क्या क्या है, 4 टाइप्स हैं इसकी डायरेक्ट टैक्सेस की, जहां से गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा करती है। इनकम टैक्स, दिस टाइप ऑफ टैक्स करंट रेशियो इज 20% है इसकी, इनकम टैक्स है। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स है, इस वक्त मेरा ख्याल है 17% चल रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें तो दिस टाइप ऑफ टैक्स करंट रेशियो इज 0.0%, यानी प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स नहीं, कुछ प्रॉपर्टीज पे है टैक्स है भाई, कुछ प्रॉपर्टीज पे है, सारी पे नहीं है। 10 मरले से ज्यादा घर होगा तो उस पर टैक्स होगा, ठीक है। कारपोरेट टैक्स है, दिस टाइप ऑफ टैक्स करंट रेशियो इज 33%, यानी 33% कारोबार के ऊपर टैक्स लगता है। वेल्थ टैक्स की बात करें तो दिस टाइप ऑफ टैक्स एस्टिमेटेड ऑन टोटल वेल्थ ऑफ अ पर्सन, तो जितनी उसकी वेल्थ होती है उसके ऊपर ये टैक्स बाद में एस्टिमेट किया जाता है। ये 4 टाइप्स थी डायरेक्ट टैक्सेस की, जो डायरेक्टली गवर्नमेंट लोगों को कहती है कि जी ये आपकी चीजें और इसके ऊपर इतना टैक्स आपसे लेना है और ये आप जमा करवा दें। देखा आपने। इसके बाद आ गए इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत बड़ा सोर्स है और बड़ा मेजर पोर्शन इनडायरेक्ट टैक्सेस से गवर्नमेंट का रेवेन्यू इकट्ठा होता है। आप ये देखें कि इनडायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स व्हिच इज नॉट पेड बाय पर्सन on whom it is imposed and it is burden, its burden is shifted on someone else। मतलब ये जिस पे लग रहा होता है वो पे नहीं कर रहा, वो कीमत में पे कर रहा होता है, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। जैसे कि आप चीजें खरीदते हैं तो उनके ऊपर रिटेल टैक्स लगा होता है, तो आप उसकी कीमत में टैक्स पे कर देते हैं। सेल करने वाला जो है ना, सेल टैक्स के तौर पे वो गवर्नमेंट को पे करता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके एडवांटेजेस ये हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस इवेजन इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, इससे बचा तो जा ही नहीं ना सकता। जिसने चीज खरीदनी है उसने कीमत के अंदर ही टैक्स पे कर देना है। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट पेनफुल, पेनफुल नहीं होते लोगों के लिए कि चीज जब पैसे होंगे तो खरीदेंगे और बीच में टैक्स भी पे हो जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इक्विटेबल एंड इलास्टिक। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो सबसे सबके ऊपर बराबरी की सतह पे लगते हैं और ये भी इलास्टिक होते हैं, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। दीज टैक्सेस आर पेड बाय एवरीवन, हर कोई पे करता है, जो भी चीज खरीदता है वो पे करता है। उसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रेग्रेसिव इन नेचर। रेग्रेसिव इन नेचर समझते हैं कि रेग्रेसिव का मतलब ये है कि जिसकी इनकम कम है वो ज्यादा पे कर रहा है और जिसकी इनकम ज्यादा है वो कम पे कर रहा है, ये रेग्रेसिव है। तो गलत बात है ना, नहीं होना चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इन्फ्लेशनरी, और इन टैक्सेस की वजह से इन्फ्लेशन आता है, कीमतें बढ़ती हैं। जारी बात है, जो चीजें महंगी खरीद रहे उसने जो आगे चीजें प्रोड्यूस करनी है उसकी भी लिविंग कॉस्ट बढ़ेगी और उसके अखराजात भी ज्यादा आएंगे। टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो जो उनको नाम दिए जाते हैं, एक सेल टैक्स है, सेल टैक्स इज कंजम्पशन टैक्स, पब्लिक इसमें कंजम्पशन टैक्स है imposed by government on sale of goods and services। custom duty है, custom taxes are applied to import and export products। और custom duty के अलावा अगर आप देखें तो excise duty है। excise duty के अलावा ये 3 टाइप्स हैं बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्सेस की।
जिनके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट जो है वो इम्पोज करती है और लोग जमा करवाते हैं और गवर्नमेंट के रेवेन्यू में इंक्रीमेंट आता है। ठीक, इसके अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्राइज, प्रॉफिट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस एंड टेलीग्राफ, ट्रेडिंग प्रॉफिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, सरचार्जेस, यानी जो मतलब जुर्माने वगैरह लेट फी के ऊपर लगते हैं लोगों के ऊपर, तो ये नॉन टैक्स रेवेन्यू थे। ये गवर्नमेंट के रेवेन्यूज हैं जो इन पॉलिसीज इस पॉलिसी जो है आपकी फिस्कल पॉलिसीज के तहत जो है गवर्नमेंट का रेवेन्यू इकट्ठा होता है और गवर्नमेंट जो है हमारे ऊपर एक्सपेंडिचर करती है। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है काइंडली तो आप अपने माइक ओपन करके क्वेश्चन कर लें, अदरवाइज वी हैव टू एंड दिस लेक्चर टुडे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। इज इट क्लियर टू यू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।